है। जहां बीजेपी को 15, 20 दिन, 25 दिन, 23 दिन का टाइम मिला है, उसी स्टेट में बीजेपी जीत गई। जहां काउंटिंग और पोलिंग में 3 दिन का अंतर है, वहीं बीजेपी हार गई है। और ये पिछले 12 स्टेट्स में लगातार यही काम हुआ है। 12 स्टेट में कंटिन्यू यही है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन थे, 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया एमसीडी से बाहर। उससे पहले 2020 में इलेक्शन हुए थे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के, दिल्ली से बाहर 3 दिन में इलेक्शन निपट गए थे। तेलंगाना में 30 तारीख को काउंटिंग हुई, 30 नवंबर को पोलिंग हुई, 3 दिसंबर को काउंटिंग हो गई। पहले क्या कितने साल था 2014 कितनी महंगाई घटी थी? देखो उस टाइम चीज़ों के रेट क्या थे और आज चीज़ों के रेट क्या है। उस टाइम सरसों का तेल था 70 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर, ब्रांडेड 70 रुपये होता। आज 170 रुपये पहुंचा हुआ है। आटा 21 से 44 रुपये पहुंच गया। दालें 60-70 रुपये किलो बिकती थी, आज 140 रुपये से नीचे कोई दाल नहीं है। ये कैलकुलेशन तो इनकी नॉर्थ इंडियन अपने बस धर्म के नाम पे चल जाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा धार्मिक साउथ के लोग हैं। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ मंदिर, सारे के सारे आप देखो करोड़ों की तादाद में श्रद्धा। अगर किसी राज्य में जीत रहे होते हैं तो सबसे पहले मोदी जी का चेहरा आगे करा जाता है। और अगर किसी राज्य में दिखता है कि हम पिछड़ रहे हैं तो उस स्टेट का जो अपना नड्डा जी हैं उनका हेड का चेहरा आगे आ जाता है। स्वागत आप सभी का द हिंद मीडिया में। मैं आपके साथ अयान। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक के एरिया में। यहाँ की जनता से हम जानेंगे, बात करेंगे 2024 माहौल को लेकर। क्या बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी या फिर जनता बदलाव देखना चाहती है? जिस तरह 3 राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी की लहर है, क्या ये बीजेपी की लहर 2024 तक रुक पाएगी या फिर नहीं? 2000 जिस तरह 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, बीजेपी की लहर, क्या लगता है ये 24 तक लहर रहेगी बीजेपी की? नहीं सर, 24 में पलट जाएगी। नहीं रहेगी। विपक्ष एकजुट हो जाएगा। इस हार से उसको सबक मिला है और उसके बाद अब विपक्ष को एक होकर चलना पड़ेगा और उसके बाद जाके विपक्ष की राह आसान हो जाएगी। आज ही मैं सारी कैलकुलेशन कर रहा था। ये नॉर्थ इंडिया में तो बीजेपी अपने आप को मजबूत साबित कर रही है, लेकिन साउथ इंडिया में इसकी पकड़ लगातार ढीली पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार ढीली पड़ रही है। बिहार की सीट इनको नहीं मिलेंगी। ये रेगुलर उसी हिसाब से अपने क्यों साउथ इंडिया में कमजोर हो रहे हैं, यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं? देखिए जी, 2 चीज़ों का इसमें हमारे से बार बार इस बात का साउथ और वर्सेस नॉर्थ का सवाल उठता है। माना जाता है कि साउथ के लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार होते हैं। इसमें नॉर्थ इंडियंस को बुरा लगेगा, गालियाँ बकेंगे लोग मेरी बात सुन के, लेकिन हकीकत यही है। नॉर्थ इंडियन अपने बस धर्म के नाम पे चल जाते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा धार्मिक साउथ के लोग हैं। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ मंदिर, सारे के सारे आप देखो करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो जब अपना वोट डालते हैं तो सोच समझ के डालते हैं। हमारे उत्तर भारत में इस टाइम जो है सिर्फ धर्मांधता की लहर चल रही है। लगातार धर्म के नाम पे वो आगे बढ़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना वोट गलत दिशा में डाल रहे हैं। 3 राज्यों जीतने के बाद एक चीज आगे आ रही है, मोदी के गारंटी, मोदी मैजिक। क्या लहर है मोदी की? नहीं जी, मोदी की ये लहर मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले तक आपने देखा था हर स्टेट में गायब थे। मोदी जी का चेहरा किसी भी राज्य में नहीं था सामने। मध्य प्रदेश में जब कांटे की टक्कर दिखा रहे थे तो मध्य प्रदेश से इनका चेहरा गायब था, नड्डा जी आगे थे। उसके अलावा राजस्थान में भी यही हाल था, कोई सीएम फेस नहीं था, कुछ नहीं था, और वहाँ पे इनका चेहरा नहीं था कि नहीं हम बिना सीएम फेस के, बिना उसके लड़ेंगे। तीसरे राज्य छत्तीसगढ़ में तो इनका कोई नामो निशान ही नहीं था, दूर तक कहीं से कहीं कोई नाम लेवा नहीं था, ना कोई फेस था, ना मोदी जी का फेस था। वहाँ पे सिर्फ बीजेपी चल रहा था, सिर्फ नाम। तो अगर ऐसा जब भी पुरानी भी आते हम देखा जाए तो हमेशा यही होता है कि अगर किसी राज्य में जीत रहे होते हैं तो सबसे पहले मोदी जी का चेहरा आगे करा जाता है। और अगर किसी राज्य में इन्हें दिखता है कि हम पिछड़ रहे हैं तो उस स्टेट का जो अपना नड्डा जी हैं उनका हेड का चेहरा आगे आ जाता है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी का नारा, क्या रहे 9 साल बेमिसाल आप लोग के लिए? बिल्कुल नहीं जी, मैं तो बिल्कुल नहीं बेमिसाल मानता। नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। क्यों, ऐसा क्यों? सर ये ऐसे 9 साल बेमिसाल बिल्कुल ज़िंदगी में मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहूँगा। जिन 9 सालों में हमारी सड़कों पे महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गई हों, उनके गुप्तांगों में हाथ डाले गए हैं, और उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री के मुँह से उनके लिए संवेदना के शब्द नहीं निकले, उन पर इंक्वायरी नहीं बिठाई गई, उस पर बयान नहीं दिया गया। अगर सारे के सारे बलात्कारी जो हैं उनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, आसाराम रहीम और ये बापू जितने भर ये दुनिया भर के हैं, अभी राम रहीम को लगातार 21 महीनों में भी 6 बार पैरोल पे छोड़ दिया गया है। बलात्कारी जनता पार्टी के वो कुलदीप सेंगर, चिमनियानंद, और अभी एक नया और उसको क्या नाम है, राजकुमार कुछ, क्या राजकुमार ये शायद नाम थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, जिसे अभी 25 साल की सजा हुई है जी। दुलारा कुछ, हाँ मैं थोड़ा सा उसमें याद, हाँ। तो अगर ऐसा हालात चाहिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पे है, 6.8 बेरोजगारी सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। भुखमरी अपने 56 सूचकांक से 111वें सूचकांक पे पहुंच गई है। प्रेस इंडेक्स 156वें इंडेक्स पे पहुंच गया है। खुशहाली में हमारा देश 125 का सूचकांक क्रॉस कर चुका है। तो उसके बाद ऐसे 9 साल क्या बेमिसाल रहे। भरी संसद में एक सांसद दूसरे सांसद को भड़ुआ, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, अबे बैठ जा मुल्ले, ये कहता है। ये संसद के इतिहास में कभी हुआ था आज तक 75 सालों के इतिहास में? तो ऐसे 9 साल बेमिसाल बिल्कुल नहीं चाहिए साहब हमें। तो महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो मैं, आप मेरे कहने से लोगों को नहीं यकीन आएगा। मैं तो बीजेपी का ही उदाहरण देता हूँ महंगाई के मामले में। अभी 1.5 महीने पहले बीजेपी ने अपने रथ यात्रा शुरू करी थी। 100 वैन उन्होंने जारी करी थी, जिसमें 27.5 रुपये किलो आटा मिलेगा, 25 रुपये किलो प्याज बिकेगी, 50 रुपये किलो चने की दाल बिकेगी, और 70 रुपये लीटर वो बिकेगा सरसों का तेल।
उन्होंने कहा कि हम महंगाई से लड़ने के लिए इन वैनों को लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि महंगाई है। अदरवाइज अगर महंगाई नहीं थी तो क्यों वो बेच रहे थे वैनों के थ्रू? उन्होंने क्यों इसको लॉन्च करा कि हम 27.5 रुपये किलो आटा देंगे, 25 रुपये किलो प्याज देंगे, प्याज महंगी हो रही थी। अगर महंगाई नहीं थी तो उन्हें लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं थी। इसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया कि महंगाई है, सीधी सी बात है। तो मोदी राज में महंगाई है कि नहीं आपके हिसाब से? मोदी सरकार में हमें तो नहीं लग रहा। नहीं लग रही, क्यों? क्या महंगाई आप बताओ, कौन सा सन चल रहा है? ये तो अभी 23 चल रहा है ना। इससे पहले 9 साल पहले क्या कितने साल था? 2014 कितनी महंगाई घटी थी? क्या जवाब दें? कह रहे महंगाई है ही नहीं। नहीं, वो इन्हें नहीं लगेगी ना। मैंने बताया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी समझा लो। 2014 में आटा था 21 रुपये किलो, 16 रुपये से 21 रुपये किलो के बीच तक था, और आज आटा 44 रुपये किलो है। डबल हो गया ना 9 साल में। वो इन्हें महंगा दिखेगा ही नहीं। क्या जवाब दें? अभी जो है दिहाड़ी कितनी, एक मामूली हेल्पर की दिहाड़ी कितनी दे रही है? 300 से 500, 500 से 800 है। आप मानते हो? तो उसके हिसाब से महंगाई क्या बढ़ भी तो रही है, इनकम दे तो रहा है सरकार। क्या जवाब दें? मजदूर की दिहाड़ी 550 रुपये, 650 रुपये में लेबर क्लास सारी बैठी होती है। आप जितना मर्जी ले लो। और दूसरी बात, रोज ही उनको काम मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। 550 रुपये की आज ये बात कर रहे हैं, और 2014 में जो मजदूर की दिहाड़ी होती थी 250 रुपये से 350 रुपये होती थी। मैं मानता हूँ कि चलो ये डबल हो गई, लेकिन उस डबल से आप ये देखो कि उस टाइम चीज़ों के रेट क्या थे और आज चीज़ों के रेट क्या हैं। उस टाइम सरसों का तेल था 70 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर। ब्रांडेड 70 रुपये होता था, आज 170 रुपये पहुँचा हुआ है। आटा 21 से 44 रुपये पहुँच गया। दालें 60-70 रुपये किलो बिकती थी, आज 140 रुपये से नीचे कोई दाल नहीं है। ये कैलकुलेशन तो इनकी है ही नहीं, तो फिर मैं इसमें क्या जवाब दे सकता हूँ इनको? क्या इनकी जवाब मैं बस एक चीज़ दूंगा, जो कांग्रेसी भक्त है या मोदी भक्त है वो अपनी अपनी पक्ष रखेंगे, वही मेरा मानना है। अभी मैं दूसरे भाई मीडिया वाले के देख रहा था कि ईवीएम पे अभी 3 राज्य में मोदी जीता है, ठीक है। ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ मोदी को ही बढ़ाया जाता है कि मोदी मोदी बीजेपी, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होता, ठीक है। वो परिवारवाद तो है नहीं बीजेपी कि एक परिवार के एक नाम रख दे कि हाँ यही बनेगा। वहाँ पे तो कोई भी बन सकता है बीजेपी। ईवीएम का बोल रहे हैं कि 3 स्टेट में अगर जीत गई बीजेपी तो ईवीएम का, कांग्रेस ईवीएम का ठिकरा फोड़ रही है। देखो, ईवीएम के बारे में मैं पिछले 2 हफ्ते से लगातार बोल रहा हूँ। हर चीज़ में मैं आंकड़ा दे दिया था। मैं बार बार कितनी बार उन चीज़ों को रिपीट करूँ? अगर भाई साहब को जरूरत पड़ेगी तो मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए, मैंने पूरे आंकड़ों के साथ दिया है, तथ्यों के साथ दिया है। जहाँ बीजेपी को 15-20 दिन, 25 दिन, 23 दिन का टाइम मिला है, उसी स्टेट में बीजेपी जीत गई। जहाँ काउंटिंग और पोलिंग में 3 दिन का अंतर है, वहीं बीजेपी हार गई है। और ये पिछले 12 स्टेट्स में लगातार यही काम हुआ है। 12 स्टेट में कंटिन्यू यही है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन थे, 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया एमसीडी से बाहर। उससे पहले 2020 में इलेक्शन हुए थे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के, दिल्ली से बाहर 3 दिन में इलेक्शन निपट गए थे। तेलंगाना में 30 तारीख को काउंटिंग हुई, 30 नवंबर को पोलिंग हुई, 3 दिसंबर को काउंटिंग हो गई, बाहर हो गए। उससे पहले आपका कर्नाटका में देखा जाए 10 मई को चुनाव हुए थे, 13 मई को रिजल्ट आ गया, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया, बाहर हो गए। यूपी में चुनाव होते हैं 7 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलते हैं, 1 महीने तक लगातार 8 चरणों में। रिजल्ट आता है 10 मार्च को, यूपी इनके कब्जे में। उत्तराखंड में चुनाव हुए 14 फरवरी को, रिजल्ट आया 10 मार्च को, उत्तराखंड जीत गए। मणिपुर में चुनाव हुए 14 फरवरी को, रिजल्ट आ रहा है 10 मार्च को, मणिपुर जीत गए। ये तो सीधी सी बात है, जब इन्हें टाइम मिल रहा है, जहाँ टाइम मिल रहा है वहाँ ये हेराफेरी कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे तो सत्ता में कोई भी रहता है। ये जो हेरा फेरी की बात कर रहे हैं ना, सुनिए, हेरा फेरी की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को घूमा, पूरी दुनिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जिसने हेरा फेरी करी थी और कोर्ट ने उसको डिसअलाउ, उसको इलेक्शन कैंसिल किया था। और इससे बड़ी हेरा फेरी क्या होती? क्या किया था इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करी थी अपने इलेक्शन में, कोर्ट से जब भी तो हारी थी और फिर इमरजेंसी लगाई थी। समझ गया आप? इमरजेंसी इसी रीजन से लगी थी। ये होती है हेरा फेरी। ये जो हेरा फेरी कह रहे हैं, ये हेरा फेरी नहीं होती है। आचार संहिता 1975 की ये बात कर रहे हैं, जब इमरजेंसी की बात, आचार संहिता के उल्लंघन का उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित करा था। हेरा फेरी पे नहीं हुआ था, आचार संहिता का उल्लंघन। उस टाइम भी हमारा इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत हुआ करता था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया करता था। और आज इलेक्शन कमीशन की हालत इन्होंने क्या कर दी है? अभी इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करा के सीजेआई जो है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनको इलेक्शन कमीशन के चीफ को चुनने के पैनल से बाहर कर दिया है। एक प्रधानमंत्री होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक लोकसभा जो विपक्ष का नेता होगा वो होगा। यानी 2-1 से गेंद इन्होंने अपने पाले में कर ली। पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई, ताकि चुनाव 3 चरणों में तीनों जगह पे निष्पक्ष रहे, पक्ष भी, सत्ता पक्ष भी और जुडिशरी भी।
ये उस बारे में बात कर रहे हैं। जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, ठीक है, बिल्कुल लगाई थी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वो आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, हेरा फेरी का मामला दर्ज नहीं हुआ था। क्या जवाब देंगे? हेरा फेरी थी वो, आज भी जाके देखो, अखबारें निकाल लो, उस टाइम की वो हेरा फेरी हुई थी। अरे कोर्ट ऐसे थोड़ी कुछ का, आचार संहिता कुछ नहीं होती है, वो कुछ नहीं होती है, वो मामूली चीज होती है, कुछ नहीं होती आचार संहिता, वो मामूली चीज होती है। उसमें जो है ये नहीं कि हट जाओ, छोड़ जाओ, भाग जाओ, वो नहीं काम होते हैं, वो काम नहीं होते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पे दावेदारी रद्द हो जाती है। अगर किसी बंदे ने अपना पूरे खर्चे का अगर ब्यौरा नहीं जमा कराया तो एक टाइम पीरियड होता है, 14 दिन के अंदर अपना सारे खर्चे का ब्यौरा देना होता है कि हमने इलेक्शन में अगर 25 लाख रुपए सैंक्शन है तो हमने 25 लाख रुपए ही खर्च करें और ऐसे ऐसे खर्च करें, सारे बिल लगाने पड़ते हैं। उसके बाद अगर वो गलत साबित हो जाता है बंदा, अगर वो गलत साबित है तो उसका इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। अब इन भाई साहब को कुछ नहीं पता, तो अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनसे क्या बहस करूं सर, सीधी आप क्या कहना चाहेंगे?